हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग एक कंपनी परचेस करना चाहते हैं। कंपनी खरीदना और बेचना ये आज का सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम चला रहा है। लेकिन कंपनी परचेस करने या फिर कंपनी सेल, देखो सेलर के लिए तो कोई टेंशन का चीज़ नहीं है, बिकॉज वो बंदा रेडी है कि भाई मेरा लाइबिलिटी छूटे। लेकिन परचेस करने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अदरवाइज परचेस करने के बाद आपको जो बैंड बच सकता है ना, उसका आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। इतने नॉन कंप्लायंस, इतने पेनल्टी कंपनीज हाथ में आते ही इतना कुछ हो जाएगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आज के डेट में बर्बाद हो जाते हैं जस्ट कंपनी गलत परचेस करने की वजह से, कंपनी गलत बिजनेस लेने की वजह से। ठीक है, अभी होता क्या है, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड कंपनियां खोजी जाती है कि जिस कंपनियों का उस फील्ड में 4 साल पुराना एक्सपीरियंस हो। अब 4 साल 5 साल पुराना एक्सपीरियंस कंपनी आप खोज के तो लाते हो सर, 5 साल तक वो कंपनी ने फिनेंशियल्स देखे हैं, 5 साल तक उस कंपनी ने बहुत सारी चीज़ मैनेज किए हैं। अभी 5 साल तक उसने क्या कर्म कांड किया है, उस कंपनी के ऊपर क्या एग्रीमेंट में गया था, क्या चीज़ था, वो सब कुछ बिना जाने अगर आप कंपनी परचेस कर लेते हो, परचेस इन द सेंस आपने डायरेक्टर चेंज किया, शेयर होल्डर चेंज किया, बस आपकी कंपनी हो गई। अगर ये सब कुछ बिना कुछ सब कुछ चेक किए, बैकग्राउंड सब कुछ चेक किए बिना अगर आप ये करते हो, तो आप सोचो क्या हो सकता है। अभी एक एक करके मैं वीडियो बताऊंगा, एक एक करके मैं पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है परचेस करते समय, या फिर अगर आप किसी दो पार्टी के बीच में परचेस सेल करवा रहे हो तो भी ये सारे पॉइंट्स उनको क्लियर कट बोल दो कि भाई देखो इस कंपनी में ये चीज़ है। कैसे पता चलता है कि कंपनी घोटाला वाली कंपनी है, कंपनी सही है, वो सारे पॉइंट मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ A to Z। जो कि बेसिकली जब कंपनी अपने बीच में घुस के सेल करवाते हैं ना, परचेस करवाते हैं ना दो पार्टी के बीच में, तो ये सारे पॉइंट्स अपने भी चेक करते हैं। तो मैं सारे वही पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप भी प्रॉपर तरीके से देख लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल एंड कंप्लायंस ड्यू डिलिजेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको लीगल में नहीं घुसना पड़ेगा। बट एक मैं बोलूँगा कि आप देखो, कंप्लायंस ड्यू डिलिजेंस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप ड्यू डिलिजेंस में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहे हो, ठीक है, बड़ी कंपनी परचेस करो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक बेसिक चेक कर सकते हो कि कंपनी का स्ट्रक्चर आपके फेवरेबल में है कि नहीं, आपके फेवर में है कि नहीं, कंपनी का वो सब कुछ जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं। मतलब कंपनी स्ट्रक्चर, दैट इज कंपनी का एमओए, आपको जो ऑब्जेक्टिव चाहिए वो कंपनी में है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, वो जो एमओए में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब से है कि बीच में ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से चेक करना है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसा ना हो कि कंपनी पहले जब बनी थी तो किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ बनी थी, आज जब कंपनी है तो वो किसी और ऑब्जेक्टिव, आपको सेल करने से पहले उसने ऑब्जेक्टिव चेंज करके आपको पकड़ा दिया। तो ये चीज़ भी आपको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक कैसे पड़ेगा, आपको MGT 14 मिल जाएगा MCA के साइट पे, MGT 14 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और INC 33 बेसिकली मिल जाता है, इसके साथ लिंक्ड फॉर्म रहता है। तो ये फॉर्म आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है कि क्या आर्टिकल मेमोरेंडम या आर्टिकल कुछ भी चेंज हुआ है क्या, ये इसका 34 फॉर्म रहता है। नाउ, कंपनी के रिकॉर्ड, रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, मिनट बुक आपको डेफिनेटली लेने ही पड़ेंगे। भले वो कंपनी कुछ नहीं की हो, कुछ किया हो ना किया हो। मिनट बुक होता क्या है, कंपनी ने जितने भी पूरे साल, मतलब जब से कंपनी बनी और तब से लेकर आज तक जितने भी बोर्ड मीटिंग किए हैं, जनरल मीटिंग किए, सबका मिनट बनता है। अगर कंपनी ने आपको मिनट बुक नहीं दिए हैं, जो भी डायरेक्टर थे उसने आपको मिनट बुक नहीं दिए हैं सपोज, और आपने कंपनी टेक ओवर कर ली, कल को आरओसी अगर आता है, बोलता है कि मेरे को पुराने 5 साल के मिनट्स दिखाओ, और आप बोलते हो कि भाई मेरे को तो नहीं पता, मैंने नहीं देखे, जो नया वाला डायरेक्टर, जो एग्जिस्टिंग पुराना जो डायरेक्टर होगा ना, जिसकी पहले कंपनी थी, वो डायरेक्टर सीधा बोल देगा कि भाई मैंने तो हैंड ओवर किए थे, नए वाले ने खो दिए। और मिनट्स को टेम्पर करने का प्रॉब्लम क्या है पता है, मिनट्स अगर खो जाता है, आप उसको टेम्पर करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो सर मतलब इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं होता है, इसका पेनल्टी 100% आता है, प्लस इसका इम्प्रिजमेंट भी है। ठीक है, नाउ बोर्ड रिलेशन वगैरह आपको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, दैट इज अ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड। मस्ट चेक कि आपको कम से कम मिनट्स बुक मिल जाए और रजिस्टर ऑफ मेंबर मिल जाए। अगर दो ही डायरेक्टर थे, दो ही शेयर होल्डर थे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप बिना रजिस्टर ऑफ मेंबर के भी चलेगा, बट मिनट्स यू हैव टू टेक। भले दो ही लोग शेयर होल्डर थे, दो ही लोग डायरेक्टर थे, 4 साल 3 साल पुरानी भी कंपनी है, तो भी आपको मिनट्स लेने पड़ेंगे, मिनट्स देखने ही पड़ेंगे। रीजन, कितने आरओसी में फाइलिंग हुई थी, कितने कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास क्या डॉक्यूमेंट भेजा गया था, कब कौन से रेजोल्यूशन पास हुआ था, कब उसने जमीन खरीदा तो क्या रेजोल्यूशन बनाया था, कब उसने जीएसटी में रेजोल्यूशन फाइल किया था, कब किसी प्रोफेशनल को हायर किया था तो क्या रेजोल्यूशन पास किया था, वो सारा कुछ आपको मिनट में मिलेगा। अगर मिनट नहीं देता है, देन आप उससे बोलो कि भाई तो मिनट बनवा के ला, फिर मेरे को कंपनी भेज। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, अच्छा, लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट, ये चीज़ जरूर चेक करवाओ कि भाई आपके कंपनी के ऊपर कोई केसेस वगैरह पेंडिंग तो नहीं चल रहा है। वो डेफिनेटली वो बंदा साफ साफ बोल देगा कि भाई हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बट इट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क।
नाउ नेक्स्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस लाइक आरओसी फाइलिंग, जीएसटी का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये सारा चीज़ तो आप डेफिनेटली देखते ही हो। आरओसी का आप देखोगे तो एओसी 4 वगैरह देखोगे, एमजीटी 7 देखोगे, ईडीटी 1 देखोगे, ये सारा फाइलिंग है कि नहीं। जीएसटी में देखोगे जीएसटीआर 3 भी देख सकते हो, जीएसटीआर 1 देख सकते हो। इनकम टैक्स में देखना है तो आपको आईटीआर मिल जाएगा, आईटीआर 6 कंपनी के लिए फाइल होता है वही मिल जाएगा। अदर एप्लीकेबल लॉ आप डिपेंड करता है वो किस सेक्टर में रन कर रही है, जिस भी सेक्टर में है उस सेक्टर का फाइलिंग लेगा। अगर निधि कंपनी है तो उसका एनडीएच 1, 3, 4 हो सकता है। अगर वो एक एनबीएफसी है तो उसका डीएनबीएस वगैरह फाइलिंग होता है। अब जो भी सेक्टर में देख रहे हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट फिनांस ड्यू डिलिजेंस। अब देखो फिनांस ड्यू डिलिजेंस में क्या देखना होता है आपको, फिनेंशियल स्टेटमेंट ले लो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप कंपनी का बैलेंस शीट ले लो, ठीक है, बैलेंस शीट, पीएल, उसका ऑडिटर रिपोर्ट लास्ट 3 साल का ले लो। 3 साल का आई सजेस्ट कि आप पूरे 5 साल के रख लो, हमेशा वाले रख लो, ठीक है। कंपनी के पास कोई लोन वगैरह या फिर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, अभी लोन कैसे पता चलेगा, देखो बैंक से अगर कोई भी लोन होगा ना तो उसका एक फॉर्म आता है CHG1। बैंक से कभी भी कंपनी लोन लेती है ना तो उसका एक फॉर्म रहेगा CHG1। कंपनी ने CHG1 डेफिनेटली फाइल किया होगा, वो फॉर्म चेक कर लो कि कंपनी ने फाइल किया है या नहीं। नेक्स्ट, अब वैल्यूएशन को मैं उतना आपको ये नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से ये आपके और उस बंदे के बीच का चीज़ है, बिकॉज एक स्मॉल कंपनी का अगर आप टेक ओवर करो, परचेस करो, तो उतना माथामारी नहीं करते हो कि वैल्यू क्या निकली क्या नहीं, आप अपने पर्पस के हिसाब से दो। तो वैल्यूएशन के पॉइंट में यहाँ काट रहा हूँ। टैक्स कंप्लायंसेस में आपको ये जरूर चेक करना है कि कंपनी की टैक्स की हिस्ट्री क्या है, क्या उसने सारा फॉर्म फाइल प्रॉपर्ली किया था। आप उसका आईटीआर का पासवर्ड जरूर ले लो। आईटीआर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड डेफिनेटली लो एंड चेक करो कि क्या उसको कभी कोई नोटिस वगैरह आया था, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ पोर्टल पे ही दिख जाता है, क्या नोटिस आया था, क्या कोई पेंडिंग केसेस वगैरह है, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम होता है। लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है, बट क्लियर होता नहीं है। और क्लियर जब होता नहीं है तो बाद में क्या आता है, लाइबिलिटी आती है माथा पे कि भाई जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है अब आप कंपनी से हमको पेमेंट करो, क्योंकि लाइबिलिटी तो कंपनी के ऊपर आएगी। जो भी डायरेक्टर होगा, जो भी बंदा बोर्ड पे बैठा हो, वो तो कंपनी के ही फंड्स को देगा ना। तो पुराने वाले लोग तो निकल चुके हैं, जो नए वाले आ चुके हैं बॉस, प्रॉब्लम उनसे होगा। नए वाले जो बोर्ड के पैनल में बैठे हुए ना, उनको आप कंपनी के ही फंड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई पैसे तो कंपनी के जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे जा रहे हैं ना, ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर लाइक ये सब आप उतना, बट एटलीस्ट पेंडिंग ड्यूज तो आप जरूर से जरूर चेक करो कि कोई पेंडिंग वगैरह कुछ है कि नहीं। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अब देखो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट इन द सेंस आपका स्पेसिफिकली आपको चेक करना है कंपनी का आर्टिकल्स, आर्टिकल वगैरह में क्या स्पेसिफिक ऐसा कोई क्लॉज वगैरह दे के कहीं रेस्ट्रिक्ट वगैरह किया हुआ है क्या, पहला चीज़। दूसरा, क्या कंपनी ने किसी के साथ शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट या फिर कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट किया जहाँ शेयर से रिलेटेड कुछ भी एग्रीमेंट है। ये चीज़ आप उनसे पूछ लो कि भाई ऐसा कुछ है या नहीं है, साफ साफ वो बता देगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर 2 लोग का डायरेक्टर, 2 लोग डायरेक्टर, 2 लोग शेयर होल्डर थे तो फिर उसमें वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईएसआई पीएफ अगर कंपनी का है, डेफिनेटली ईएसआई इन पीएफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, आप ईएसआई पीएफ का प्रॉपर चेक करो। ईएसआई पीएफ बहुत कंपनियां ओपन, देखो जो भी कंपनी ओपन होती है उनको ईएसआई पीएफ डेफिनेटली मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी ईएसआई एंड पीएफ जो है ना उसका फाइलिंग नहीं करते हैं लोग। अब फाइलिंग नहीं करते तो बाद में क्या आता है ना कुछ पे करना पड़ता है, तो वो भी लाइबिलिटी आपके माथा पे आएगी। तो पूछ लो कि भाई स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह कुछ है क्या, ईएसआई पीएफ वगैरह कुछ है क्या, ठीक है। इम्प्लॉयज़ का कोई एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं है, इम्प्लॉयज़ का एग्रीमेंट इन द सेंस, अगर मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, आई एम अ डायरेक्टर, मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी रिलेटिव को क्या किया, एज अ कंपनी का एम्प्लॉय बना दिया। और एम्प्लॉय बनाने के बाद बोल दिया कि भाई तू काम करेगा और जब तू छोड़ेगा ना तब तेरे, अगर हम कंपनी कंपनी तेरे को निकालेगी तो कंपनी तेरे को 50,000 का कंपनसेशन देगी, ठीक है। तो अभी बोर्ड चेंज हो गया, तो अभी आप क्या बोलोगे कि भाई एम्प्लॉय टाटा बाय बाय। उस वक्त एम्प्लॉय आएगा बोलेगा ये एग्रीमेंट मेरी कंपनी के साथ हुई है डील कि भैया अगर आप मेरे को निकालोगे तो 50,000 कंपनसेट करोगे, उस टाइम पे ये लाइबिलिटी आपके माथा पे आ जाएगी। इस टाइप के लोग फ्रॉडुलेंट माइंड के साथ ये सब टाइप का लोग स्कीम लगाते हैं, ठीक है। देखो करने का अलग अलग टाइप के लोग फ्रॉड करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग चिपकाते हैं कंपनियों को, और बहुत लोग जेन्युइनली भी सेल करता है, बहुत लोग चिपकाने वाला भी काम करते हैं। तो मेक श्योर आप प्रॉपर कंपनी परचेस करो। बिना ड्यू डिलिजेंस के कंपनी परचेस करना मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारे इधर बोलते हैं कि वो सांप का मंत्र नहीं आता और उसके बिल में हाथ डालना, वो होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब देखो ये मेरे को नहीं लगता है कि कुछ होगा आपकी कंपनी के लिए, ठीक है, तो ये मैं अभी के लिए काट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कंपनी के ट्रेडमार्क वगैरह है तो आप एक बार पूछ लो कि भाई ट्रेडमार्क अगर है तो वो आपके ओन है या अभी आपने अप्लाई किया हुआ है या उसका रजिस्ट्रेशन मिल गया है, वो आप क्लियर कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉन्फिडेंस, अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पे चेक करना, इतना ज़्यादा कुछ आपको चेक नहीं करने का ज़रूरत है, ठीक है।
आपको स्पेसिफिकली क्या चेक करना है ना कि ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए कितने टाइप के अग्रीमेंट, क्या कोई पहले से कोई अग्रीमेंट वगैरह बना हुआ है क्या कंपनी का, ये जस्ट आपको पूछ लेना है कि भाई आपका कोई अग्रीमेंट वगैरह तो नहीं है ना, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ या कोई भी चीज़ किसी इसी इंसान के साथ परचेस कर सकते हो। आप भले ये सोच लो कि वो जो पुराना डायरेक्टर था उसका उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट था, अभी तो डायरेक्टर चेंज हो गया तो अग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पार्टी भले हट जाए, डायरेक्टर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी एग्जिस्ट करेगी। कंपनी के बोर्ड के ऊपर जो बैठेगा उसके ऊपर वो सारे क्लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसको सारा चीज मानना पड़ता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली नॉन कॉम्पिटिट इन द सेंस क्या होता है, कभी कभी मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैंने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी का किसी और कंपनी के साथ, लोकल की कंपनी थी, नॉन कॉम्पिटिट एग्रीमेंट हो गया कि उस एरिया में मैं क्या करूंगा, उस एरिया में वो बिजनेस नहीं करूंगा या फिर वो प्रोडक्ट का सेल नहीं करूंगा या उन कस्टमर्स के साथ सेल नहीं करूंगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट भी बहुत टाइप होता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बाई दैट कंपनी, या फिर आप नेगोशिएट कर लो कि भैया इस चीज़ में मेरे को कुछ ऑप्शन दो, ठीक है, या तो पैसा घटा दो या तो आप देख लो बाकी कुछ क्या करना है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कंपनी परचेस तो आप कर लोगे, उसके बाद आप अगर बिजनेस नहीं कर पाते हो तो कंपनी परचेस करके फायदा क्या है, ठीक है। अब मान लो इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए आप मेरे को बोल सकते हो कि भैया एक बार एक जस्ट चेक कर लेना, तो मैं बेसिक कंप्लायंसेस चेक कर पाऊंगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम करो तो आई विल चेक बेसिक कंप्लायंसेस, आई कैन एंश्योर यू, मैं एंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ ये कंपनी तुम परचेस कर सकते हो, इसकी कंप्लायंसेस ओके हैं, ठीक है। बट अब तुम बोलोगे कि भैया पूरा डीपली चेक करो, लाइक उसका अग्रीमेंट है नहीं है ये सारा चीज़ है, तो उसके लिए तो फिर भाई मेरे को बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट का ध्यान रखना, जब भी कंपनी परचेस करो ना तो एक अग्रीमेंट कर लो पुराने डायरेक्टर का और जो इनकमिंग डायरेक्टर है और जो आउटगोइंग डायरेक्टर, इनके बीच में एक एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। इस एग्रीमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है, बट जस्ट एक एग्रीमेंट कर लो कि भाई अगर कंपनी के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी की या आरओसी की कोई भी पेनल्टी आती है, कोई भी रेगुलेटर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है, तो उस पेनल्टी को आप उन लोगों के, देखो उनसे तो आप मांग मतलब डायरेक्टली कंपनी सॉरी ऑथोरिटी उनके पास तो नहीं जाएगी, आप क्या करोगे, आप इनसे रिकवर करने के लिए जा सकते हो कि भाई तेरी टेन्योर में जो कर्म कांड था ना उसकी वजह से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आई है, तो तू पे करेगा मेरे को, इस चीज़ का आप अग्रीमेंट उनसे करवा लो। अब अगर कंपनी ने कर्म कांड किए हुए हैं ना तो वो पुराने डायरेक्टर जो है ना वो अग्रीमेंट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, वो बोलेंगे ना नहीं मैं तो साइन नहीं कर रहा, नहीं वो साइन ही नहीं करेंगे आपका, एट एनी कॉस्ट कुछ भी कर लो, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और ये एक मास्टर स्टॉक होने वाला है आपके लिए, अगर ये आप नहीं करते हो डेफिनेटली, अगर इन फ्यूचर हो सकता है 5 साल 10 साल, देखो इनकम टैक्स के अंदर 7 साल के आसपास टाइम लिमिट रहता है जब तक वो बुक्स ओपन कर सकते हैं, जीएसटी में भी टाइम लिमिट रहता है बुक्स ओपन करने का, बट आरओसी में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, हो सकता है आपका 10 साल बाद आपका बुक्स ओपन कर लिया जाए, तो उस वक्त क्या बोलोगे कि जब आप क्या करो, तो एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन कि भाई अगर मेरा कोई लाइबिलिटी जनरेट होता है तो मैं उस बंदे से रिकवर करवाऊंगा, उस बंदे को पे करना पड़ेगा, वो अगर नहीं पे कर सकता तो उसका जो भी सक्सेसर है वो पे करेगा। इस टाइप का कोई आपको क्लॉज बना के रखना होगा आपकी सेफ्टी के लिए, और क्या ही बोला जाए, बस यही सब चीज़ है जो आपको ध्यान रखना, अगर ये सारा चीज़ कर लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज बॉस टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। जो भी है अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन डेफिनेटली आप कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। गूगल का एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप उसको फिलअप कर सकते हो, यू कैन गेट फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम ऑलरेडी।